अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हामिद। हॉट नॉक में आप लोगों को खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद होंगे आरजे आरिश और इनसे हम लोग जानेंगे अपने शो के बारे में। और इस जाने बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नवीद आलम साहब जो कि पाकिस्तान के मायनाज हॉकी प्लेयर थे वो आज हमें नहीं रहे। और इस बारे से हम लोग जानने के लिए आरजे आरिश की जाने बढ़ेंगे। कैसे सर, आप खैरियत से? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने हॉकी की बात की है, पाकिस्तान में मोस्टली क्रिकेट को फॉलो किया जाता है और ये हमारा एक अलमिया भी है बहैसियत कौम भी। और इसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी तरफ से भी कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। एक अहम सितारा जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया का, उससे हम महरूम हो गए। नवीद आलम साहब जो कि 1994 के विनिंग टीम के, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हीरो भी रहे और उसके साथ साथ 1996 के ओलंपियन भी रहे वो टीम के हिस्सा। उनका कैरियर खैर, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने टीवी चैनल्स पे भी देखा, मैं खुद भी क्योंकि प्रोग्राम करता हूँ रेडियो टीवी पे, तो उसमें इतना कुछ उन्हें प्रमोट भी नहीं किया जा रहा। क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा? क्योंकि हमारी कभी हॉकी को प्रमोट नहीं किया गया। अगर इसके बरक्स अगर हमारी क्रिकेट होती तो शायद मेरे ख्याल में इसका नतीजा कुछ और होता। बाकी गेम्स को भी उसी तरह शामिल करना चाहिए हामिद, क्योंकि स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे ना तो हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। हमारी टीम हमेशा ओलंपिक भी खेलने जाती है, हमारी टीम बहुत सारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें भी शामिल होती है। मेगा इवेंट्स जो भी वो होते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें बड़ी बड़ी टीम्स हिस्सा लेती हैं, उसमें पाकिस्तान की हॉकी टीम भी हिस्सा लेती है। और हॉकी ये अभी से स्टार्ट नहीं हुई, पाकिस्तान उसके वर्ल्ड चैंपियन रहा है। पाकिस्तान का कौमी खेल है, कौमी खेल की मुनासबत से जो है प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे इस सबसे बड़ा फुकदान हमारा यही पे रहा है कि हम लोगों ने अपने कौमी खेल को पीछे छोड़ दिया और दीगर खेलों की जानिब हम बढ़ना शुरू हो गए, जबकि होना ये चाहिए था। हमारी जो हुकूमत है उसको इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवानी चाहिए थी दीगर फेडरेशन को, और कि हमारे इस तरफ हमारा जो फुकदान जा रहा है, हमारी नज़र नहीं जा रही, उसकी जानिब हम लोग आगे बढ़ें। तो नवीद आलम साहब यकीनी तौर पर एक हमारे बड़े लेजेंड थे, हमारे में नहीं, हम में नहीं रहे। हमें यकीनी तौर पर उन पर अफसोस रहा है और आइंदा भी आने वाले कल में हम लोग उनको याद रखेंगे। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ पे रहती हैं और अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आते हैं हम क्रिकेट की जानिब। और क्रिकेट में अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता दिनों वाइट वॉश हुआ और जो उम्मीद थी पाकिस्तान टीम के साथ, ख़ास तौर पे फर्स्ट वनडे या उससे पहले की सीरीज़ के बारे में बात की जाए, दुबई के साउथ अफ्रीका का टूर देखा जाए, उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की फर्स्ट ओडीआई जो लॉर्ड्स में खेले गए मैचेस थे, सेकंड ओडीआई, और जिसमें फ़र्स्ट टाइम हम लोग ने ऑडियंस को फेस किया। हमारे यहाँ पर इस वक्त कमेंटेटर हैं हमारे साथ आरजे आरिश, इस वाले से उनसे जानते हैं क्योंकि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है रेडियो ब्रॉडकास्ट का भी, सीनियर रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं, और जानेंगे इस वाले से कि फर्स्ट ओडीआई में देखिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 141 पर ऑल आउट हो गई और 9 विकेट से अबूर किया ये मरहला। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात हम नहीं कह सकते कि हम बॉलिंग में वीक हैं, फील्डिंग में वीक हैं या फिर बैटिंग में वीक हैं, क्योंकि आपने तीनों मैचेस देखे। पहले हमें बैटिंग मिली पहले मैच में, बिल्कुल। सेकंड मैच में हमें पहले बॉलिंग हमने सिलेक्ट की और थर्ड मैच में हमने मैक्सिमम टारगेट भी दे दिया। तो ना हम यहाँ पे बैटिंग को ब्लेम कर सकते हैं ना बॉलिंग को ब्लेम कर सकते हैं। हसन अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सेकंड वनडे इंटरनेशनल मैच में, और ना हाँ, फील्डिंग की कमी हमें कल भी बड़ी नजर आई, बहुत ज्यादा। एक इतना बड़ा आप टोटल जो है सेट कर दें इंग्लैंड जैसी टीम पे, आप खाली उस मैदान में खेल लें, क्योंकि वजह क्या बन रही है कि पाकिस्तानी टीम स्टे नहीं कर रही विकेट के ऊपर। 247 बनाए थे इंग्लैंड ने और 248 का टारगेट दिया था। तो आपने देखा कि 248 रन्स इंग्लैंड की विकेट पे, अगर आप 50 ओवर खाली स्टे करें, 331 का विन मिला था, 331 का कल विन मिला था, 332 रन बना लिए और बड़ी आसानी से, बहुत आसानी, 20 तकरीबन गेंदें थी, 19-20 गेंदें थी, उससे कबल 3 ओवर से ज़्यादा मैच जो है बाकी रह गया था। तो पाकिस्तान की टीम बेसिकली जो है वो स्टैंड नहीं दे पा रही। पहले मैच में अर्ली आउट हो जाना, उसके बाद इतना बड़ा टारगेट, अभी एक माइंडसेट जो हमारा T20 का है ना, वो हमें ख़त्म करना होगा, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, क्योंकि वही हमारे एक PSL भी बैठ गया है दिमाग में, क्योंकि हम शायकीन भी PSL की तरफ तवज्जो ज़्यादा हुई इंटरनेशनल क्रिकेट से, और दूसरा प्लेयर्स की कभी इंटरेस्ट बढ़ गया। क्योंकि पहले अगर पेमेंट की बात की जाए क्रिकेट में तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल उस लिहाज से थोड़ा सा कम पे किया जाता है जितना हमें PSL में बाकी लीग्स की निस्बत, और लीग्स का ही दौर आगे आने वाला है। तो एक माइंडसेट बन गया कि T20 क्रिकेट खेलनी है। अब जब हम वनडे क्रिकेट में उतरे तो पहले मैच में हम 35 ओवर में ही आउट हो गए
और दूसरे मैच में हम 9 ओवर पहले ही आउट हो गए, क्योंकि अगर 300 गेंदें होती हैं वनडे क्रिकेट में, 300 गेंदों पर अगर सिंगल डबल भी करते हैं, बीच में एक आध चौका भी लग जाए, तो उसमें 270 तो वैसे ही विकेट पे खड़े होकर बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं बन पा रहे थे जो विकेट पे स्टैंड करें। कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट को आप देखते हुए कह सकते हैं कि हमारे डोमेस्टिक में भी जो है उस तरीके से वनडे की जानिब कोई सीरीज उस तरीके से नहीं हो रही, या हमारे जिस तरीके से डोमेस्टिक में क्रिकेट हो रही है उसमें अगर बात की जाए T20 के वो टूर्नामेंट्स हुए, इसके अलावा PSL की बात की जाए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात की जाए, पहले जो एक चलती रहती थी, एक टूर्नामेंट्स का एक दौड़ होती थी जिसमें डोमेस्टिक से प्लेयर्स हमारे सामने आते थे, अब वो चीज़ें नहीं देखने के बन रही। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वसीम खान को इसलिए नहीं कुछ कहा जा सकता सिलेक्शन के हवाले से कि वसीम खान ने टैलेंट निकाला है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से भी, जो है अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे पास, ताबिश खान भी आए हमारे पास, बिस्मिल्लाह खान भी, कीपर भी आए थे जिनके मैक्सिमम रन्स भी थे, और 9 प्लेयर ऐसे थे जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि रावलपिंडी में मैच हुआ, कराची में भी हुआ, यहाँ पे 9 प्लेयर्स को शामिल किया गया था जो कि डोमेस्टिक से उनका डेब्यू नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि रिप्लेसमेंट नहीं है पाकिस्तान टीम में। जब एक प्लेयर के माइंड में होगा कि यार मेरी रिप्लेसमेंट है, मेरी जगह कोई और प्लेयर टीम में शामिल हो जाता है तो मुझसे अच्छा खेल जाए, जिस तरह अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस आपने देखी रिजवान ने तकरीबन सरफराज का एक पत्ता कट सा गया बिल्कुल, तो वो एक डर नहीं पैदा हो रहा प्लेयर्स के अंदर। जब हमारे पास रिप्लेसमेंट होगी, आप जितना मर्जी टैलेंट तराश कर लें, जितना मर्जी टैलेंट हंट कर लें, लेकिन जब तक वो प्लेयर्स टीम में 11 में शामिल नहीं ना होंगे तो मौजूदा प्लेयर्स को खतरा नहीं होगा, और जब खतरा नहीं होगा तो वही हमारी परफॉर्मेंस रहेगी जिस तरह हमारी रिसेंट पहले भी रही है माजी में। आपके कैरियर के जाने बातें हैं, आपने अपना स्टार्ट बीइंग अ सीनियर ब्रॉडकास्टर एक आरजे के तौर पर लिया था, या फिर आप स्टार्ट में किसी और जानिब थे और फिर डगमगाते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कहीं पे पहुँचे? बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने स्टार्ट ही अपना रेडियो से लिया, और मैंने ये सुना था कि रेडियो से जो बंदा रेडियो कर लेता है ना, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकता है। ऐसा ही है, तो ऐसा भी है बिल्कुल। इसके साथ साथ क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक था, खुद भी क्रिकेट खेली, और जब कैरियर ख़त्म हो जाता है और डोमेस्टिक में ही ख़त्म हो जाता है, नीचे लेवल पे ही ख़त्म हो जाता है, तो फिर माइंड में एक ही चीज़ होती है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है यार, कोई अपना फ्यूचर बनाना है, किसी और फील्ड में फ्यूचर बनाना है। तो मैंने कहा जो चीज़ हमने स्टेडी ग्राउंड में सीखी, खेलने में सीखी, वो सारा एक्सपीरियंस जो है यहाँ यूटिलाइज किया। आप डोमेस्टिक में भी खेलते रहे? बिल्कुल ऐसे ही, पाकिस्तान जूनियर टीम से भी कैंप, और इसके अलावा जो है वो अंडर 19 टूर्नामेंट्स पे बहुत खेले, तो एक एडवांटेज था कि फील्ड पोजीशन का पता यार, कमेंट्री भी करनी पड़ी, तो ऐसी बात नहीं है, कमेंट्री में मिड ऑन मिड ऑफ सब पता होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल, और हमेशा जो ब्रॉडकास्टर होता है फंसता इसी चीज़ पे यार, पोजीशन नहीं पता होती। एग्जैक्टली, अक्सर मतलब ये देखने को मिला है हमारे पास कमेंटेटर सिर्फ लेग और ऑफ बॉल के अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं ज़्यादातर कमेंटेटर, क्योंकि उनका ग्राउंड का एक्सपीरियंस नहीं होता। एग्जैक्टली, लेकिन क्योंकि मैं भी अपने जो सीनियर ब्रॉडकास्टर थे, होस्ट थे, टीवी एंकर थे, उनके साथ बैठा तो मजीद बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। किन लोगों के साथ आपको बैठने का मौका मिला और किन से लोगों से सीखने को मिला? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो क्योंकि रेडियो पाकिस्तान को ही क्रेडिट देता हूँ, वहीं से कैरियर का आगाज़ किया, और ज़िंदगी में ना 2 लोग आपको हमेशा याद रहते हैं, एक जो आपको अपनाता है पहली दफ़ा और दूसरा जो आपको ठुकराता है वो। जी, तो मैं इसलिए रेडियो पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि पहली दफ़ा मुझे चांस दिया। जो आपका पहला चांस होता है वो मिलना मुश्किल होता है, बाद में इंसान जगह बना लेता है, बहुत कुछ सीख जाता है, उस सीखने की बेस पे ही जो है आपको इस इंडस्ट्री में काम मिल जाता है। लेकिन जहाँ से आप पहली दफ़ा रिजेक्ट होते हैं वो भी आपको हमेशा याद रहती है कि यार यहाँ मेरे अंदर टैलेंट था, एक गम रहता है कि मेरे अंदर टैलेंट था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो उसके अलावा जो सीनियर हमारे जितने भी थे, ख़ासतौर पर अहमद के साथ भी मैंने काम किया, प्रोग्राम भी बिल्कुल, और वीडियो लिंक पर भी हमने प्रोग्राम किया, और इसके अलावा जो है काशिफ मजीद हमारे जो सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, टीवी एनालिस्ट भी हैं और साथ साथ रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं। ज़ुखरुफ बहुत ही ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस था, और तकरीबन ज़ुखरुफ जैसे ही मैं आया था इस फील्ड में तो पहले 2-3 प्रोग्राम्स मेरे ज़ुखरुफ के साथ ही हुए थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता लगी कि यार वर्ड्स की अदायगी क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल काम नहीं है, उसको प्रेजेंट करना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको पहुंचाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इस जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इधर हम लोग लेंगे यहाँ पे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। इस वक्त आप मौजूद हैं हॉट नॉक में। मैं हूं आपका होस्ट आरजे हामिद बासित, और हमारे साथ मौजूद है आरजे आरिश। तो इस वाले से मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी था, और सवाल जवाब के सिलसिले में आरिश से हम लोग बात कर रहे थे उनके कैरियर के बारे में, और इस कैरियर के साथ साथ हम जा रहे थे वाइट वॉश जो पाकिस्तान का हुआ उस हवाले से। हमारा आज का टॉपिक क्योंकि वाइट वॉश के हवाले से है, हमारा जितना बुरा हाल क्रिकेट में हुआ
और अगर आपके कैरियर को देखा जाए, डोमेस्टिक में मायनाज बैट्समैन मौजूद हैं। आपने कहा कि बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कि एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि हम लोग कहें कि सिर्फ बॉलर्स की गलती है या गलती जो है सिर्फ बैटिंग लाइन की तरफ से हुई। अगर देखा जाए तो कल के मैच की बात की जाए तो 156 रन का एक बड़ा स्कोर बाबर आजम की जानिब से भी देखने को मिला, लेकिन गुज़िश्ता उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनकी तरफ से 0-1-0-1। अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो 10 रन 40 बॉलों पे करने वाले सेकंड ओडीआई में फ़खर जमान थे, जबकि उनको साथ दे रहे थे बाबर आजम, उनके साथ पार्टनरशिप में मौजूद थे। तो कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान की टीम को जो इतना बुरा तरीके से पाकिस्तान की टीम हार रही है? क्या ओडीआई में भी, ओडीआई के बाद T20 में भी यही हाल होने वाला है? T20 में क्योंकि पाकिस्तान टीम जो पूरी जान मारेगी, स्क्वाड देखें अगर T20 का भी और वनडे का भी तो तकरीबन सेम ही है और ये बेस्ट ऑफ बेस्ट स्क्वाड है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई स्क्वाड एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी क्या वजह है? हमारे पास प्लेयर्स नहीं, प्लेयर्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन की मैंने जिस तरह बात की थी, सिलेक्शन प्लेयर अगर आप 16 स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं खिलाए जाते। और सबसे बड़ी जो गलती की गई है ये सऊद शकील को खिलाई की गई है, क्योंकि सऊद शकील अगर नहीं परफॉर्म करते और उनका कैरियर खत्म होता है तो उससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, उसका सऊद शकील को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने एक ऐसे प्लेयर को, नए प्लेयर को शामिल कर लिया इतने बड़े टूर के ऊपर। आपके पास सीनियर प्लेयर थे, सिलेक्ट कर सकते थे, शुएब हैं, हफीज हैं और बहुत से प्लेयर्स हैं। सरफराज को स्क्वाड में शामिल कर लिया लेकिन नहीं खिलाया गया। नहीं। तो सऊद शकील का अगर यहाँ पे निकाल देते हैं टीम से कि यार हमने तो खिलाया था अपनी तरफ से, सऊद ने परफॉर्म नहीं किया, तो इसमें सऊद की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी एशियन विकेट्स पे खेलते आए, पूरी जिंदगी उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी विकेटों पे या इस तरह से परफॉर्म किया एशियन विकेट्स पे, लेकिन एकदम से उनके लिए जो है वो स्विच कर दी गई जो कंडीशन थी। और फिर वो एक जूनियर बैट्समैन, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है। आपने ये भी देखा कि जो एशियन विकेट्स हैं, पाकिस्तानी, यूएई या फिर कोई भी इंडिया और श्रीलंका की भी देख लें विकेट्स, तो वहां पे बॉल थोड़ी सी रुक के आती है जब पिच होती है, तो उसमें बैट्समैन को वेट, वो 9 सेकंड्स की गेम होती है, बैट्समैन को वेट मिलता है, बॉलर्स को भी माइंड यूज करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम न्यूजीलैंड की विकेट देखें, इंग्लैंड की विकेट देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, यहाँ पे फास्ट ट्रैक्स हैं। जब यहाँ बॉल पिच होती है तो उससे ज्यादा पेस से निकलती है जितनी वो इनिशियल स्पीड में होती है। उसमें फिर पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो नुकसान ये हुआ है कि जितने में आपने सेटल होना था, आपने विकेट को रीड करना था, उसमें आपने 2-3 विकेट्स अपनी गंवा दी। और पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जैसे ही हमारी 2-3 आउट होते हैं, जैसे ही हमारे 2-3 आउट हुए तो हमारी पूरी लाइन लग जाती है, और फिर हमारे पास टेल एंडर में कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जो कि एंड में जाके 30 से 35 रन हिटिंग से स्कोर कर सके। मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी के बाद, शाहिद अफरीदी की ठीक है परफॉर्मेंस आखिर में खत्म हो गई, लेकिन शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान को कोई ऐसा ऑलराउंडर मिला ही नहीं, ऐसा हिटर ही नहीं मिला। एक उमर अकमल थे, वो भी चले गए, कि पाकिस्तान को एंडिंग के ओवर्स में जो है कम से कम 30 से 40 रन का इजाफा हो जाए, और वो हमेशा टारगेट से पीछे। अगर हम लोग देखते हैं क्रिकेट की जानिब और देखते हैं कि अफरीदी के बाद एक बैट्समैन हमें मिला था आसिफ अली। बिल्कुल, और आसिफ साहब का जो कैरियर था वो काफ़ी देर बाद हम टीम का हिस्सा बने और एक बेहतरीन हिटर के तौर पर सामने आए, लेकिन क्या वजह थी कि वो अपनी जगह नहीं बना सके जिस तरीके से अफरीदी ने बनाई? कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको खुद ठीक करनी होती हैं। अफरीदी के पास एक नेचुरल टैलेंट था, बिल्कुल, और जैसे कि बकौल वकार एंड वसीम अकरम के, वकार यूनुस के ये एज ए बॉलर शामिल हुए टीम में, और इनको जब नेट में खेलते हुए वो फास्ट बॉलर थे, और जब इनको नेट में खेलते हुए देखा तो हमने कहा कि चलो नॉकिंग करवा देते हैं, एंड का बैट्समैन है, कल इसी की बारी आ जानी है। तो देखा कि शाहिद अफरीदी तो नेट के अंदर बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं, तो फिर वहां से उन्होंने कहा कि यार इसमें टैलेंट है। फिर हमने इसे नई बॉल से भी, 90s की बात हो रही है, 90s तकरीबन 96 में उन्होंने अपना डेब्यू किया। तो फिर वो जो है उन्होंने नई बॉल के साथ भी उन्होंने बॉल की, पुरानी बॉल के साथ भी, तो एक ही परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी वो, उनकी जब यंग थे, बिल्कुल जवानी थी, उसका उनको एडवांटेज भी हुआ। और लेकिन आसिफ अली का देखा जाए तो आसिफ अली का कुछ एज फैक्टर भी है, और आसिफ अली की जो बुनियादी वजह है, आपको पता है PSL का वो मैच जिसमें आखिरी 3 छक्कों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद वो टीम का हिस्सा बने थे, तो उसके बाद से फिर वो टीम का हिस्सा बने, फिर खुशदिल शाह भी आए, लेकिन आसिफ अली की जगह रखी गई कि आसिफ अली परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक वही परफॉर्मेंस के एक दो छक्कों से काम नहीं होगा। कम से कम आप बड़ी परफॉर्मेंस के लिए आप मेन बैट्समैन हैं, तो वो एक आसिफ अली से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, एक बड़े लेवल की परफॉर्मेंस, बड़ा टारगेट पाकिस्तान सेट करे, वो नहीं कर पा रहे। वो पाकिस्तान की टीम में कोई भी अभी तक फ़हीम अशरफ भी नहीं कर पाए। आसिफ अली, हमने बात की आसिफ अली की, अब बॉलिंग की दायरे में हम लोग दोबारा वापस आएंगे। बॉलिंग में देखा जाए हसन अली अच्छी पिच कर रहे हैं, बॉल लाइन लेंथ पर है। हम लोग शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की वही दुबई क्रिकेट वो खेल रहे हैं अभी भी, वही रख के टिप्पा मारना है, जिस शेख अख्तर साहब कहते हैं, टप्पा मारते हैं वो रख के, और किसी तरीके से बस बॉल पहुंच जाए मेरी। वो बाउंसर की जाना चाह रहे हैं, वो शॉर्ट पिच खेलना चाह रहे हैं, खिलवाना चाह रहे हैं प्लेयर्स को, जबकि पता है कि बॉल रुक कर आई।
बिल्कुल। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी और इसके अलावा जो हारिस रऊफ हैं बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते थे पिच का। हारिस रऊफ की आपने देखी, पेस थी, जहां उनको बाउंस मिलना चाहिए था, वो उल्टा आपकी बैट्समैन की नी से ऊपर भी नहीं जा रही, पैड से ऊपर भी नहीं जा रही बॉल। हारिस हमने देखा है कि पहले जो बॉलर 135 से 145 तक 145 से 150 तक पेस लेके जा रहा था, वो 130 से भी नीचे आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आपको विकेट का यूज नहीं आ रहा है यहाँ पे जी, और उनके अपने बैट्समैन हैं, उनके वो पूरी जिंदगी यहाँ पे खेले हैं। अब बात हो रही है कि उनकी बी टीम खेल रही है, सब बिल्कुल नहीं है। यही टीम उनकी टेस्ट में खेलती है और पाकिस्तान की तो खैर आप तो एक ही फॉर्मेट की टीम जो है वो तीनों में खिला रहे होते, T20 टेस्ट में भी सिलेक्शन अभी तक हमारी T20 बेस पे हो रही है। हम जो है बेन स्टोक जो कि अपनी उंगली से इंजर्ड है, उनसे हम लोग उनके 3 कैचेस तीसरी टाइम में रिजवान ने कैच लिया कल, वरना तो हसन अली ने और स्ट्रेट पे जो एक कैच छूटा जिसपे बाउंड्री दोनों बॉल्स पे बाउंड्री मिली। हम तो बेन स्टोक और सॉल्ट से ही अभी तक डरे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे प्लेयर नहीं शामिल हुए इंग्लैंड के इस पूरा ओडीआई स्क्वाड, तकरीबन 6 प्लेयर्स नहीं थे जिनकी जगह नए 6 प्लेयर्स को डेब्यू करवाया गया था। तो अगर ये 6 प्लेयर्स होते तो फिर हमारी परफॉर्मेंस कहाँ थी? फिर तो अगर उनकी बैटिंग आ जाए, वो तो हर मैच जो है इयान मॉर्गन नहीं थे, इयान मॉर्गन क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, और वो अगर परफॉर्म कर जाएं कहीं पे तो हम ये स्कोर तो मेरे ख्याल में 350 पौने 400 से नीचे ही ना आता। खुदा ना खास्ता आज दोबारा पीटरसन जिंदा हो जाते हैं तो इनका क्या होगा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और वापस आते हैं और एक रैपिड फायर का एक राउंड शुरू करेंगे आज आरिश के साथ, देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कि ओडीआई सीरीज़ खेलने गई थी इंग्लैंड, और बुरा हाल हुआ वहाँ पे, वाइट वॉश हुआ। और इस पर जाने से पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगा आरिश अगर बात की जाए बॉलिंग की, जिस हम लोग लगातार इस वक्त बॉलिंग की जाने नज़र दौड़ाए हुए हैं, क्रिकेट की बात की जाए, बैटिंग की और स्ट्राइक रेट की और बाकी चीज़ों की बात की जाए, तो मुझे आसिफ याद आते हैं बॉलिंग में। मोहम्मद आसिफ को हमने यकीनी तौर पर ज़ाया किया, एक ऐसा बॉलर जिसको स्विंग के सुल्तान के बाद एक मज़ीद अगर कोई उसका नया नाम दिया जाए तो नए नाम में भी स्विंग का सुल्तान ही जहन में आते हैं, वसीम अकरम। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी जो मैच होता है इंग्लैंड के खिलाफ या खासतौर पे इंग्लैंड में जो भी मैच होता है पाकिस्तान का, उसमें सबसे पहले आसिफ ही हमें क्यों याद आता है? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे पास, जिस तरह आपने बात की थी कि शुएब अख्तर ने कहा वो टिप्पा मारते हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो आज के बॉलर्स कोशिश करते हैं कि उनकी फास्ट बॉल निकले, किसी तरह आपने बस विकेट तोड़नी है, स्पीड होनी। आज हारिस रऊफ को देख लें, नसीम शाह हो गए या हसनैन हो गए, स्विंग जो है, जो मूवमेंट है बॉलिंग की, वो कंट्रोल करना बड़ी बात होती है। मोहम्मद जाहिद में ये क्वालिटी थी, मोहम्मद जाहिद में, कि वो फास्ट के साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त स्विंग करते थे। आपने वसीम अकरम की बात की है। मोहम्मद आसिफ जो है एक मैजिशियन थे। आपने देखा होगा कि स्लो आर्म में जो लेफ्ट तो जो ब्रेक होती है, वो जो स्पिन बॉलिंग में ब्रेक होती है, लेकिन फास्ट में ब्रेक जो है आपने खाली सिर्फ आसिफ की देखी है कि वो किस और कंट्रोल करना उसे। पहली बॉल जो नया बॉल होता है वो हर एक का स्विंग होता है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं होती किसी भी बॉलर से। वो आज तक आपने देखा हसन अली भी नई बॉल करने वाले बॉलर नहीं बन सके। शाहीन शाह अफरीदी को हमने वक्ती तौर पर रखा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो आसिफ थे वाकई उनको हमने ज़ाया किया है। अच्छा, आमिर को आपने बिल्कुल चांस दिया। जब आपने आमिर को चांस दे दिया तो क्या बाकी का राइट नहीं बनता था? सलमान बट का आ गए, डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गए, बट थे मोहम्मद शर्जील खान वापस पीएसएल में आ गए, पीएसएल में वापस है। लेकिन बस हमारे यहाँ पर ये रहता है, कुछ फेवरेटिज्म भी होता है, लेकिन साथ साथ ये चीजें चलती रहती हैं। वो हो सकता है आसिफ नया आने वाला प्लेयर कोई आसिफ बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, हम आसिफ को भूल जाएं। कहते हैं ना कि बस दुआ करें, ऐसा ही हो। रैपिड फायर की जानिब आते हैं। हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, इसमें हम लोग तकरीबन अपने हर आने वाले मेहमान से 5 से 10 सवाल करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी राय इस वाले से क्या है। तो आपके ख्याल से बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। वाई? क्योंकि देखें, विराट कोहली और बाबर आजम जो हैं तकरीबन सेम बैट्समैन है। आपने कल भी देखा 2 दफ़ा वो एक दफ़ा 0 पे आउट हुए, एक दफ़ा 13-14 पे आउट हो गए बाबर आजम, उसके बाद वो दोबारा फॉर्म में आ गए। तो कोहली में भी यही जो एक स्पेशलिटी वो पाई जाती है कि कोहली के कैरियर में भी ऐसे मैचेस गुजरे जिसमें उन्होंने कंसेक्टिव 0 पे भी आउट हुए 3-3 मैचेस में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब क्रिकेट को छोड़ा नहीं हमेशा। तो बाबर आजम में भी ये क्वालिटी है कि बाबर आजम भी लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं
और सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी जब वो खेलते हैं, अपनी ड्राइव्स खेलते हैं, अपनी शॉट्स खेलते हैं, उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं यार ये मैं गैप में निकाल रहा हूँ, ये गैप में ही जानी चाहिए। पाकिस्तानी बैट्समैन तो खैर ऐसे भी होते हैं, फ़खर जमान को आपने देखा और इमाम उल हक भी, कि बस खेलनी है शॉट, ये नहीं पता कि फील्डर खड़ा हुआ है नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, हॉकी की जाने में सोहेल अब्बास या लेट नवीद आलम साहब? दोनों ही नवीद आलम साहब की नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। मैं एक को चूज करूंगा, एक को चूज करना है, स्पेशलिटी बता रहा हूँ, एक को चूज करूंगा। तो इस हिसाब से सुहेल जो हैं उनको प्रेफर करूंगा, उन्होंने वर्ल्ड वाइड नाम बनाए हैं। फ्लाइंग हॉर्स तो नहीं थे, सोहेल अब्बास प्लेंटी शूट आउट के माहिर थे, और उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर 1 हॉकी प्लेयर है। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ा अजीब सा सवाल है, एक क्रिकेट कमेंटेटर से ये पूछना है क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। वो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, क्रिकेट कमेंटेटर मेरे साथ बैठे हुए और ये सुन ले सारे क्रिकेट कमेंटेटर हैं, मुझे बोल रहे हैं फुटबॉल। फुटबॉल देखने के लिए ऐसे फुटबॉल और कमेंट्री के लिए ऐसे क्रिकेट, लेकिन फुटबॉल को इसलिए क्योंकि फुटबॉल जो है आपका 1.5 घंटे का मैच होता है ना, इतना टाइम लगता है। फिर तो फुटबॉल के बारे में बात करनी चाहिए थी मुझे। तो फुटबॉल की अगर बात की जाए, अभी तो इंग्लैंड ने जो यूरो कप की बात की जाए, यूरो कप में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा इटली से, तो हाँ वाकई अच्छा टफ कंपटीशन था। बिल्कुल, इसको बिल्कुल एक सीक्रेट बात बताऊं कि क्रिकेट का मैच 5 घंटे का है, 6 घंटे का है, वनडे तो 8 घंटे का भी हो जाता है। ऐसा ही है, फुटबॉल का 1.5 घंटे का मैच है यार, बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वसीम अकरम या वकार यूनुस? वसीम अकरम। व्हाई? वसीम अकरम की हमने जैसे बात की है, 1992 के वर्ल्ड कप के खैर वो हीरो तो हैं ही, लेकिन वसीम अकरम जो है उनके पास एक तो लेफ्ट आर्म थे, सबसे बड़ी बात ये होती है टीम के लिए। दूसरी बात है कि स्विंग उनकी बड़ी फेमस थी। वकार यूनुस भी अपनी जगह अच्छे हैं, तेज तरीन, उन्होंने 400 विकेट्स ली हैं, लेकिन वसीम अकरम को बस एक तो मेरे फेवरेट भी हैं, दूसरी बात है कि वसीम अकरम ने जो है पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बॉल से बल्कि बैट से भी परफॉर्म किया। अच्छा, तो ये तो हो गए वसीम अकरम, और अब जाते हैं बॉलर की जानिब। आप इस वक्त जो बॉलिंग हमारी देख रहे हैं, अभी जो ओडीआई का हाल हुआ है, इस सूरत में आप क्या देखते हैं कि कौन सा इंटरनेशनल बॉलर ऐसे हैं, अगर उनको पाकिस्तान में टीम में मौका दिया जाए, या वो अगर पाकिस्तान टीम में आना चाहें, या उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए, तो वो ज़्यादा मुनासिब होंगे? आपके नज़दीक कौन सा बॉलर ऐसा है कि जो बेस्ट है? अच्छा, अभी जो टीम खेल रही है ना, ये पाकिस्तान की बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम ही समझी जाती है, जो 3 मैच हार के आई है 3-0 से। उसके बाद भी अगर कहते हैं अपने डोमेस्टिक से प्लेयर लेना है या फिर कमबैक करवाना किसी प्लेयर को, तो आई थिंक जुनैद खान का चांस बनता है यहाँ। जुनैद खान, हाँ बिल्कुल बनता है, क्योंकि उनकी वही लाइन लेंथ बड़ी बेहतरीन चल रही है, बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से वो टीम से गायब हुए बिल्कुल 2012 के बाद, ये सानिया है बिल्कुल, और आजकल खैर वो नजरन पाकिस्तान में बड़ा प्रमोट कर रहे हैं बैट्समैन। अब इसी सवाल को जरा बैट्समैन की जानिब ले आते हैं कि कौन सा बैट्समैन ऐसा? बैट्समैन को वनडे क्रिकेट में अगर शामिल किया जाए, मोहम्मद हफीज कहाँ? ये अगर प्लेइंग टीम की बात करें, अगर सरफराज अहमद को आपको शामिल करना चाहिए। सरफराज अहमद, हाँ ये तो वाकई उनके साथ जाती है, उनको अगर कीपर नहीं खिलाना था, कम से कम बीइंग अ बैट्समैन खिला, उसका फायदा ही होगा। लेकिन आप नोट करें, इनकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से इनको बाहर निकाला गया था, परफॉर्मेंस ना होने की वजह से। और अच्छा, इनकी वजह से रिजवान ने टीम में शामिल हो सके थे, और रिजवान की वजह से ये नहीं टीम में शामिल हो, ऐसा ही। तो बात ये है कि इनको अगर हम किसी बैट्समैन के अब ये भी समझ नहीं आ रही किस बैट्समैन के साथ रिप्लेस करेंगे, अगर रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें ये फायदा होगा। देखिए, रिजवान से, इनसे अगर आप कीपिंग करवा लेते हैं, रिजवान तो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, आप नेशनल कप में भी आप देखते रहते हैं, इससे पहले पाकिस्तान टीम में भी खेले, फील्डिंग तो वो करते ही बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पास सरफराज की सूरत में ना एक बैट्समैन का इजाफा हो जाएगा टीम में। बिल्कुल। T20 या ओडीआई? वनडे क्रिकेट। क्यों वनडे क्रिकेट में? क्योंकि T20 देख के भी और खेल के भी ना हमारी जो वनडे क्रिकेट थी ना, वो खत्म होती तकरीबन दिखाई दे रही है, तो हम स्टे नहीं कर रहे विकेट के ऊपर, हमारे बैट्समैन स्टे नहीं करते, बॉलर्स की में इतना स्टेमिना नहीं है, तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलेंगे, उस वनडे क्रिकेट के लिहाज से प्रैक्टिस, हमारा रैपिड फायर बहुत लंबा होता जा रहा है, लोग तंग हो गए होंगे। अच्छा, वापस आते हैं विकेट कीपर में अगर बात की जाए, तो आप किसको बेहतर समझते हैं, कामरान अकमल, मोहम्मद रिजवान और ऑफ कोर्स सरफराज अहमद? विकेट कीपिंग में अगर सरफराज की गैर मौजूदगी में हो तो फिर तो क्योंकि दोनों सब में मैं कैटेगराइज कर रहा हूं कि अगर आप ओडीआई टीम का हिस्सा बनाना चाहें तो किसको बेहतर? मोहम्मद रिजवान।
कामरान अकमल क्यों नहीं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में बहुत अच्छी रही है। पीएसएल में तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन जब जब वो टीम में शामिल हुए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं शामिल हो सके, क्योंकि इंडिया के खिलाफ भी वो टीम में वापस आए थे जब 2012 में सीरीज चल रही थी। तो कामरान अकमल बेसिकली अपने परफॉर्मेंस पे डोमेस्टिक में तो बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जब वो आए हैं तो ना उन्होंने कीपिंग से इतना पाकिस्तान के लिए सर्व किया और ना बल्ले से तो बिल्कुल ही बैट उनकी परफॉर्मेंस। कामरान अकमल से मैं हटके ये सवाल करता हूँ अकमल ब्रदर्स पे। फिर ब्रदर्स की अगर बात की जाए तो अदनान अकमल आते हैं, उसके बाद फिर उमर अकमल आते हैं, तीनों कीपर से, और तीनों का लाहौर से ताल्लुक है। तो इन तीनों को आप अगर मैं इन तीनों की बात करूं विकेट कीपर के हवाले से, तो कौन से विकेट कीपर का आप बेहतर जानते हैं? विकेट कीपिंग के हवाले से तो फिर तो कामरान अकमल ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि उमर अकमल एक पार्ट टाइम विकेट कीपर की हैसियत से खेले और उनका खैर उतना इंटरेस्ट भी विकेट कीपिंग में नहीं था जितना बैटिंग में था। और अदनान अकमल भी अगर देखा जाए तो कामरान अकमल की निस्बत जो है वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे, कामरान अकमल तीनों फॉर्मेट में कीपिंग कर सकते थे। अच्छा, हॉट नॉक या किसी और शो को बेहतर समझते हैं? आई थिंक हॉट नॉक इज परफेक्ट बिकॉज ऑफ यू। ये तो मेरे मुंह पर मक्खन मलाई हो रही है। अच्छा, हम लोग अपने ऑडियंस से हमेशा सवाल करते होते हैं। हमारे इस शो में एक हम लोग रीत लेके चल रहे हैं, अभी तो ये पहला शो है हमारा, लेकिन इसको रीत लेके चलेंगे हम लोग आने वाले कल में। इस शो में हम लोग अपनी ऑडियंस से एक सवाल करते हैं और हमारी जस्टिस टीवी की जानिब से उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर भिजवाया जाता है। तो नीचे दिए हुए जो तरीक़ाकार है, इस तरीक़ेकार पे आपने हमें इस सवाल का जवाब देना है। जो सवाल करेंगे हमारे गेस्ट आपके साथ, हर आने वाले गेस्ट आपके साथ वो सवाल करेंगे। तो मैं कार्ड आपकी जरूर बनाता हूँ, ये सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2021 की अभी जो वनडे सीरीज़ खेली गई है, इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो कौन सा प्लेयर था, आपने ये बताना है। जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जानिब जो ओडीआई सीरीज़ है उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ कौन से प्लेयर थे, इसमें हमने पूरे शो में अगर आपने नोट किया हो कई मरतबा उनका नाम भी लिया और बारहा उनके बारे में जिक्र किया गया। तो इसी के साथ हम लोग इस शो का इख्तिताम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे शो में आए। क्या समझते हैं, क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे इस शो के बारे में? जी, एक बेहतरीन आपका प्रोजेक्ट है और अल्लाह ताला आपको भी हमेशा कामयाब रखे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब कोई यंगस्टर प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हो, प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हो, प्रोग्राम के गेस्ट होना, तो वैसे ही बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता है, क्योंकि हम वैसे तो सीनियर्स को देखते ही रहते हैं टेलीविज़न पे, इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं अगर उनको हम चांस देंगे ना तो उनका बड़ा दिमाग जो है ना सिर्फ अच्छे काम में नहीं कर रहा, बड़ा तेज चल रहा होता है। इसी के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस आपने भी इस तरह लिंक किए ना मेरे साथ, तो बड़ा अच्छा लगा वो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।